बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, दिन अच्छा गुजरा होगा। वैसे मंडे नॉर्मली लोगों का अच्छा नहीं गुजरता और कल जब मैं मंडे ब्लूज सबको रहते हैं और कल मैं जब घर पहुंची तो मैंने एक स्टोरी देखी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मंडे को सबसे वर्स्ट दिन करार दे दिया और ये रिकॉर्ड बन गया कि मंडे इज़ द वर्स्ट डे। सो बहुत सारे लोगों जिनको मंडे ब्लूज होते हैं और मंडे को काम करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, ये रिकॉर्ड सेट हो गया। गिनीज ने रिकॉर्ड सेट कर दिया कि मंडे इज़ वन ऑफ द वर्स्ट डेज। सो आपने परेशान ही होना, सबके साथ यही होता है, मंडे ऐसे ही होता है नॉर्मली। चलिए जी, ट्यूसडे है आज और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ ऑब्वियसली सियासत से रिलेटेड खबरें भी हैं। लेकिन आगाज़ में चूंकि वेदर अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब हो रहा है और लाहौर फिर से आलूदा तरीन शहरों की जो कह ले सर फहरिस्त है उनमें। लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज 219 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें यानी हवा में जो पॉल्यूशन का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है और अब चूँकि स्मॉग आना शुरू हो गई है, सुबह भी जब आप अर्ली मॉर्निंग निकले तो आपको फ़िज़ा में नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्मॉग नज़र आती है और लेट नाइट भी जब आप डस्ट पार्टिकल्स आपको बहुत प्रॉमिनेंटली नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सो बी सेफ एवरीवन। लाहौर का वेदर एंजॉय करने के लिए एहतियात करें ताकि आप अच्छे आगे जो जब स्मॉग ख़त्म होगी तो अच्छा वेदर आप बेहतरीन अंदाज में एंजॉय कर सकें। दूसरी जानिब जी, क्रिकेट की बात के बगैर तो हमारे दिन का आगाज़ हो ही नहीं सकता चूँकि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और इसमें वार्म अप मैचेस जो जारी हैं। और कल इंग्लैंड और पाकिस्तान का वार्म अप मैच था और मैं एक्सप्रेस की ही हेडलाइन पढ़ी थी कि टीम को ख्वाबे गफलत से जगाने के लिए शिकस्त की थपकी। एक्सप्रेस की हेडलाइन वैसे बड़ी कमाल होती है, लेकिन जी ये हेडलाइन वाकई इंग्लैंड ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। और ये जो वार्म अप मैच है इसको बारिश के बायस 19 ओवर्स तक महदूद किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 8 विकेटों पर 160 रन बनाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया गया, जबकि शाद मसूद के हवाले से बताएं तो 39 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। और इंग्लिश टीम ने भी जवाब में इसका मतलूबा हदफ जो है 15वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि ये वार्म अप मैच था, ज़रूरी था, कुछ खामियां कुछ ड्रॉबैक्स जो हमारी टीम के अंदर है उनको सेटल करने के लिए ज़रूरी भी था। लेकिन वर्ल्ड कप है तो इसमें भरपूर तैयारी होनी चाहिए। ऐसे में ये तो क्रिकेट ग्राउंड में जो सूरत हाल होती है और जो BTS और दीगर जो ड्रेसिंग रूम और दीगर जगहों की कुछ फुटेजेस आती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जो मीट एंड ग्रीट का सिलसिला है वो भी जारी है क्योंकि अब सारी टीम्स ऑस्ट्रेलिया आ चुकी हैं, वार्म अप मैचेस तो खेले जा रहे हैं। ऐसे में मुख्तलिफ प्लेयर्स की मुलाकातें हो रही हैं। साबिक भारतीय जो क्रिकेटर हैं, कैप्टन भी हैं सुनील गावस्कर साहब, वो आए पाकिस्तानी टीम से, उनकी मुलाकात हुई जिसमें पाकिस्तानी टीम ने बहुत उनके साथ जो खेले गर्म जोशी से तस्वीर भी उतरवाई, मुलाकात भी की और उन्होंने सबसे बढ़कर जो है बाबर आजम को अपनी कैप पेश की उनकी बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर। ये बड़ा अच्छा जेस्चर था। और वैसे अगर सुनील गावस्कर साहब के हवाले से तो आप बताएं तो वो बाबर आजम के बहुत बड़े फ़ैन हैं और अक्सर कॉमेंट्री, चूँकि वो पैनल का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इससे पहले भी वो कई टीवी शोज़ के अंदर बाबर आजम को अप्रिशिएट कर चुके हैं कि ये वर्ल्ड क्लास जो बैटर्स हैं उनमें बाबर आजम एग्जिस्ट करते हैं। और नो डाउट बाबर इज़ अ चैम्प और हम तो वैसे ही उनके बहुत फ़ैन हैं। तो पूरे जो इंटरनेशनल जो साबिक प्लेयर्स हैं, मौजूदा प्लेयर्स हैं, वो सब बाबर आजम को अप्रिशिएट करते हैं और कल इसका सबूत हमने देखा कि उन्होंने सुनील गावस्कर ने उन्हें अपनी कैप भी दी। इसके साथ साथ जी ये कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से खबरें हमें इन डिटेल आगे जाके बात करेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, पाकिस्तान को किस अंदाज में खेलना चाहिए। जो कल का वार्म अप मैच था वो कितना आई ओपनिंग था हमारे लिए, उसमें क्या क्या खामियां थी। ऑब्वियसली वार्म अप मैचेस को थोड़ा सारी टीम थोड़ा चिल करके करती हैं, लेकिन स्टिल वी होप फॉर द बेस्ट कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान अच्छी तैयारी मैदान में उतरे और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको देखने का इंतजार है हमें कि वो ग्राउंड में उतरे और खेलें। इसके साथ साथ जी आगे बढ़ेंगे और चूंकि हमने सियासत पे भी बात करनी होती है, आज बहुत कुछ है, कुछ आर्टिस्ट भी हमारे साथ आ रहे हैं, मौसम के हवाले से भी हमने बात की है, लेकिन हमने ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो सियासत का माहौल है उस पर भी बात करनी है। आज की बड़ी खबर जी, मुल्क में मौसम तो ठंडा हो रहा है लेकिन सियासत फिर गर्म हो गई है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया है। सियासी महाज पर हुकूमती इत्तेहाद के सितारे कुछ गर्दिश में नजर आ रहे हैं और कप्तान की मकबूलियत अरूज पर भी दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब ने
3 माह में दूसरी बार मैदान मार लिया और इस रिकॉर्ड साज कामयाबी के बाद उन्होंने हुकूमत को नई इनिंग्स के लिए खबरदार भी कर दिया और आखिरी मोहलत देते हुए कहा है कि अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। चंद दिन में इलेक्शन की तारीख दे दें वरना लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहें, ऐसा कहा इमरान खान साहब ने। साथ साथ उन्होंने साफ साफ अल्फाज में ये पैगाम भी दिया कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा और अब की बार ऐसा लॉन्ग मार्च और धरना होगा कि हुकूमत इसे सह नहीं पाएगी। इमरान खान के अल्टीमेटम के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद भी डट कर खड़ा है कि ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई तो क्या हुआ, शिकस्त ही है ना, कौन सी पहली बार हुई है। सियासत में ऐसा होता रहता है, शिकस्त का हरगिज ये मतलब नहीं कि ब्लैकमेल हो जाए और इमरान खान साहब जो मर्जी करते फिरे, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे, ऐसा पीडीएम हुकूमती इत्तेहाद ने कहा है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फिर फ्रंट फुट पर आए और खबरदार किया कि अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने साथ साथ ये भी माना कि बदतरीन महंगाई और बिजली के बिलों ने आवाम को ही नहीं हुकूमत को भी बड़ा झटका दिया है, जिसके नताइज आज हम ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में भुगत रहे हैं। इन्होंने एडमिट किया ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त क्या हुई, हुकूमती इत्तेहाद भी सोचने पर कुछ मजबूर हो गया और कराची की जो नुमाइंदा जमात है होने की दावेदार कह ले एमक्यूएम, उन्हें अवामी पजीराई हासिल करने में मुसलसल नाकामी नजर आ रही है और कराची से मुत्तहिदा का जो सफाया कह ले उनको जो ड्रॉबैक होता हुआ नजर आ रहा है, सेटबैक होता हुआ नजर आ रहा है। तब साख बचाने के लिए मुत्तहिदा की जानिब से आखिरी कार्ड खेलने के इशारे आना शुरू हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी, क्या किस तरफ जा रही है सियासी जो हमारी सूरत हाल है। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच आमिर ज़िया साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो ये ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तो बात करेंगे, इसके साथ ही कराची की सूरत हाल पे ये जो मुत्तहिदा की राबिता कमेटी ने एक इजलास बुलाया था, आधे लोग गवर्नर हाउस गए, आधे लोगों का कुछ अता पता नहीं था। ये ज़िमनी इंतखाबात मुझे लगता है सियासी जमातों के अब जो अंदर की धड़ाबंदी है इसको भी थोड़ी हवा दे रहा है। बात ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बड़ी बेबसी का शिकार है और उसकी बेबसी का आपको अंदाजा इस तरह से होता है कि वो उनका जो गवर्नर नामजद किए गए कामरान कसूरी साहब, वो भी उनके नुमाइंदा गवर्नर नहीं थे। उन्होंने अपने पहले 5 नाम भेजे, उसमें से एक भी शख्स जो है उसको नहीं चुना गया। नसरीन जलील इनकी सबसे पुरानी एक बड़ा मतलब है सफेबल की रहनुमा रही है, शुरू से रही है, तो उनको रिजेक्ट किया गया, बाकी नामों को रिजेक्ट किया गया। और जाहिर है कि उसका जो अमल है वो आपको नजर आ रहा है कि लोग जो है बहुत ज्यादा इंडिफरेंट हो गए कराची के अवाम कौमी मूवमेंट की सियासत से। उसकी एक और बड़ी वजह ये है कि इस वक्त एमक्यूएम के पास कोई बयानिया नहीं है। एक जमाने में ये महाजर कार्ड खेला करते थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तस्लीसानी जमात बन गए और हम कराची के हकूक की बात करेंगे। लेकिन उसमें जो आयरनी है या अलमिया ये रहा कि जिस जमात को यानी कि पीपल्स पार्टी को ये मुर्द निज़ाम ठहराते थे कराची के मसाइल का, तमाम दुखों का, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, हुकूमत में शामिल होने से आप समझे कुछ माह पहले तक सीएम हाउस के सामने मुजाहरा हुआ करता था जिसमें इनके साथी शहीद भी हुए थे। तो ये कहे कि इन्होंने कलाबाजी जो खाई तो उसके बाद ये जाके पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ गए, पीपल्स पार्टी के दामन से जाकर बन गए। तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि जनाब ये मुत्तहिदा की सियासत है क्या। उनके जो बहुत सारे मतलब पैरोकार हैं, उनको जो इस जमाने में वोट दिया करते थे, वो कहते थे कि मुत्तहिदा जो है मौका परस्ती की सियासत कर रही है। और मौका परस्ती की सियासत यूं होती है कि जनाब कुछ वजारतों के चक्कर में बेशक कराची को तो कुछ नहीं मिला उसके जो इनके मुतालबात थे कि जी हम जो है तो गवर्नर लेकर आएंगे अपना, हम जो है मतलब है लोकल बॉडीज के जो कवानीन है उसमें हम तब्दीली लेकर आएंगे जिसमें कराची को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मिलेगी। लेकिन जाहिर है कि वो अब इतने माह गुजर गए, उसके दूर दूर तक आसार नहीं है और ये उम्मीद भी नहीं कि मिलेगी। क्योंकि आप खुद मंतकी तौर पर सोचें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अगर कराची के लिए कुछ करना हो तो उसको एमक्यूएम के सहारे की जरूरत नहीं, वो खुद करेगी और क्योंकि उसकी अक्सरियत है और उसको करना भी चाहिए इस तरह के वो, तो क्यों एमक्यूएम को क्रेडिट देगी। तो एमक्यूएम को चंद वजारतें देकर जो है कहलाया गया है, खिलौने दे के बहलाया गया है और उसके साथ इनके जो वोटर्स हैं कराची के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनकी समझ में नहीं आ रही कि मुत्तहिदा की सिम्त क्या है और उसकी सजा इनको मिल रही है, बार बार बाई इलेक्शन में मिल रही है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि मजीद दबाव का शिकार होगी ये पार्टी। फिर घेरेबंदी का एक अलग उसमें अंसर है। जी
आमिर साहब, आपने भी खुद कहा कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और इनके उनको बहलाया गया किसी ना किसी तरह, लेकिन इस सारी सिचुएशन में अब पीपल्स पार्टी भी सिंध में उनका गढ़ समझा जाता है और ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत साल हुकूमत की है, बल्कि बहुत सारे साल हुकूमत की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कराची के जो हालात हैं बिल्कुल हमें उसी तरह नजर आते हैं। ये जो सियासी जमातें हैं ये अपनी सियासत में इतनी मगन है कि एट द एंड जो सफर कर रही है वो कराची की आवाम कर रही है। ये आपकी दुरुस्त किस्मती है कि पीपल्स पार्टी की जो मजमूई कारकर्दगी है पूरे सूबे में वो बहुत ही बुरी है, और वो सिर्फ शहरी सिंध के साथ ज्यादती नहीं हुई है, देही सिंध के साथ भी हुई है। ये नहीं हो रहा कि देही सिंध में कोई इन्होंने बड़ा अच्छा कारकर्दगी दिखाई हो और वहां पे अवाम की किस्मत बदल गई हो और वहां जो जाने खास हुए उनको कोई फायदा पहुंचा, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बात ये होती है कि जो शहरी इलाके होते हैं, जो वहां पर ज्यादती होती है, इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है, तो उसकी बाज़गश्त ज्यादा नजर यूं आती है कि वहां पर मीडिया होता है, वहां के लोगों के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होता है, वो जल्दी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको रद्द ज्यादा नजर आता है। अच्छा, हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर आप कराची के मसले हल कर देते हैं, कराची को एक वाइब्रेंट शहर बनाते हैं, तो सिंध क्या पाकिस्तान की पूरी मैशत जो है उसको उससे फायदा होगा। और मतलब है, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 2010 में सिंध को जो टोटल फंड्स मिला करते थे एनएफसी के जरिए भी और जो अपना ये लोग रेवेन्यू जमा करते थे वो कोई 327 अरब थे, और उसी साल जो है कराची केएमसी को 50 अरब का बजट मिला। आज अगर आप बात करें तो ये टोटल जो इनको मिलते हैं पैसे 1200-1300 अरब रुपए के करीब है सिंध को, लेकिन कराची को 30 अरब से भी कम रुपए मिल रहे हैं केएमसी को। तो अगर ये इम्तियाजी सलूक की हालत है, नौकरियों में ये हालत है, कराची की आप कभी तशरीफ लाइए तो यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाया जाता, सड़कें इनसे नहीं बनती, सड़क बनती है तो उसमें जो है वाटर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं होता, कुत्ते जो है कुत्ते मारने जैसा जो बेसिक काम है वो ही हुकूमत करने से मतलब है कासिर है। यहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं और यहाँ जराइम पेशा अफराद घूम रहे हैं। तो कराची के अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका कोई हिसाब नहीं दे रहा। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये लोग इन्होंने राज किया इस शहर के ऊपर, लेकिन इस शहर के जो स्ट्रक्चरल मसाइल है उसको दूर करने में नाकाम हुए। तो कराची को एक नई तर्ज सियासत की जरूरत है, और खुदा करे कि पीपल्स पार्टी को अल्लाह मियां अक्ल सलीम दे कि पीपल्स पार्टी तना ये काम कर सकती है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। असेंबली में अक्सरियत है, इनके पास उर्दू स्पीकिंग वोटर्स भी है कराची में, सारे इनके जितने बड़े लोग हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सबके माशाल्लाह यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर सीएम ने। लेकिन वही बात है ना आमिर साहब, अपनी सियासत चमकाना हो या अपने आप को देखना हो, ये सिर्फ सेल्फिश एक अप्रोच है इन तमाम सियासतदानों की, और इसमें सफर जो करती है वो ओवरऑल अवाम करती है। दूसरी जानिब अब इमरान खान साहब की जानिब भी आते हैं, और बयानिया के हवाले से हम जानते हैं इमरान खान साहब का बयानिया बनाने में उनका कोई सानी नहीं है, बहुत अच्छा उन्होंने एक सेट किया है ट्रेंड। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब अब ये जो लॉन्ग मार्च का मामला है, हुकूमत भी इस हवाले से बहुत डट कर खड़ी है। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब को उनकी मनमानी नहीं करने देंगे, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस बार ऐसा लॉन्ग मार्च होगा कि हुकूमत सह नहीं पाएगी। आपको भी पता है कि लास्ट भी लॉन्ग मार्च जो था उससे ऑब्वियसली ये जो इलेक्शन के मामला हैं उस तरह से सॉर्ट नहीं हुए थे। आपको लगता है इस बार इमरान खान साहब जो इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं और लॉन्ग मार्च के लिए जो अल्टीमेटम दे रहे हैं ये कुछ फ्रूटफुल होगा? अब बार बार एक लफ्ज दोहरा रही है कि जी खुदगर्जी की सियासत, तो हमारे मुल्क में बड़ी खुदगर्जी की सियासत हो रही है, और हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है, खुदा मैं कोई एक बतौर पाकिस्तानी और सहाफी में समझता हूँ कि हम लोग किसी और इस तरह की तसादुम के सड़कों पर तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो खुदा वो वक्त ना लाए कि जनाब लोग सड़कों पर निकले, क्योंकि फिर चीजें हुई नहीं कि हुकूमत के हाथ में हो या वो तहरीक इंसाफ के हाथ में हो, क्योंकि लोगों का इस वक्त जो मूड है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोगों को बहुत ज्यादा दुखी है, और गालिबन हमारे लोग जो शीशे के घरों में बैठे हुक्मरान उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम में कितना गुस्सा आया हुआ है। वो समझते हैं कि जी उनके साथ जितनी ज्यादती हो रही है, और एक ऐसी गैर मकबूल और एक मैं कहूँगा गैर नुमाइंदा हुकूमत को एक अधूरी कौमी असम्बली के जरिए मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया है, उसके बारे में लोगों को बिल्कुल एतमाद नहीं है। अच्छा, इसका इदराक होना चाहिए हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, न सिर्फ हुकूमत के लोग बल्कि हमारे इदारों को होना चाहिए, उसका आपको नजर नहीं आ रहा। और बार बार नजर आ रहा है कि जिस तरह इमरान खान बार बार जो आप देखिए पीटीआई की अगर आप बात करें, उन्होंने पहले भी बाई इलेक्शन में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, दोबारा दिखाई है जो भी हुए हाल में, तो उसमें ये एक बिल्कुल निश्चित दीवार है कि जनाब ये हुकूमत जो है ये नहीं चलने वाली।
और बजाय इन चीजों को संभालने के यहाँ पे चीजें बदतर हो रही है। हर महाज पर, माशी महाज हो, फॉरेन अफेयर्स का महाज हो, लोगों में इत्तेमाद की बात हो, तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि भाई जनरल इलेक्शन हो। अब जनरल इलेक्शन जो है मुज़ाकरात के जरिए हो जाए, उसमें हमारे इदारे खुसूसन फौज कोई मजबूत किरदार अदा करे, आगे बढ़कर। एक जमाने में काकड़ फार्मूला बड़ा मशहूर हुआ था कि जनाब जो हमारे आर्मी चीफ थे जमाने के काकड़, उन्होंने नवाज शरीफ साहब और सदर के दरमियान दोनों को आउट किया था, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन तरफ लेके गए थे। जब तक कोई इस तरह का फॉर्मूला नहीं आता, क्योंकि आप ये समझे कि पीडीएम जो है, पीडीएम को वहां में पजीराई हासिल नहीं है। पीडीएम के जो खुसूसन पीएमएल नून है उसके मुताबिक बहुत सवालिया निशान है। अब गले गले करप्शन में जो लोग मुलविस हों, जिन पे बड़े बड़े इल्जाम तो बेशक साबित नहीं हो रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुई नहीं है इस मुल्क में करप्शन। तो बात ये है कि जब तक आप उसका हल नहीं सोचेंगे, और हल नहीं सोचा जा रहा, इतना ज्यादा ड्रैग करेंगे, आप तस्वुर करें कि अगले अगस्त तक ये सूरत हाल रहे, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जाया जा रहा है। इसके एक ही हल है कि एक केयर गवर्नमेंट आए और बेशक इलेक्शन फिर जब आप कराएं, 4 महीने बाद कराएं, 3 महीने बाद। लेकिन आमिर साहब, आपने भी बोला कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं कि पीडीएम की अवाम में मकबूलियत नहीं है, तो ये तो भी पीडीएम ने खुद भी एडमिट किया कि ज़िमनी इंतखाबात में ट्रेलर मिला है कि, लेकिन वो इसका जिम्मेदार भी इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो इन 4 सालों में गलत फैसले किए या जो भी मामलात किए उसकी वजह से अब जो महंगाई हो रही है, बिजली के इजाफा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस सब की जिम्मेदारी वो इससे बरी जिम्मा होकर इमरान खान साहब पे डाल रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने ऐसा किया है, तो ज़िमनी इलेक्शन में हमें ट्रेलर मिला है कि अवाम ने हम वो हारे हैं सीटों से। तो आपको लगता है कि ये जो पीडीएम इल्जामात दे रही है और कहीं ना कहीं वो इस हवाले से खौफजदा भी है कि आइंदा आम इंतखाबात में, चूंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो भी है? बिल्कुल अब्दुल सुमानी की देखिए, बात ये है कि इल्जाम देने से काम नहीं चलता। हम अगर टाइम लाइन देखें, आप ये देखेंगे कि उससे पहले जो सूरत हाल थी, खुदा आपका भला करे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से पहले हमारी हुकूमत जो है, पाकिस्तान जो था बुरा भला चल रहा था, उसमें एक तरह का स्टेबिलिटी का तासुर हुआ करता था। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया, आप देखिए एकदम जो है यूपी नीचे गया, और जो सबसे बड़ा मैशत के लिए बुरी बात होती है गैर यकीनी सूरत हाल। तो पीडीएम जो है वो जिम्मेदार रही, मैं समझता हूँ कि उसने मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की। और जिस तरह को जमाने में जब इमरान खान फ्यूल एडजस्टमेंट किया करते थे तो कहा जाता था कि बड़ी महंगाई और बड़ा मसला हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि आप तेल महंगा खरीद कर आप सस्ता बेचने लगे, जो मुल्क की मार्केट सूरत हाल ऐसी नहीं थी। तो यहाँ पर धकेला गया, किस तरह के काम करवाए गए कि जिससे मुल्क के अंदर जो है एक अपतरी पैदा हो। वरना आप ये देखें कि हमारी ग्रोथ 6% थी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, हमारे रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हुआ था, तो बहुत सारे माशी शादी हमारे बहुत बेहतर हो रहे थे। लेकिन जब ये हमारे मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल आई और एक पूरी साजिश के जरिए मुल्क को जो है धकेला गया गैर यकीनी सूरत हाल में, तब से आप देखें पहला झटका फरवरी में लगा, मार्च में मजीद हालात खराब हुए, अप्रैल में जब हुकूमत आई तो उसके बाद आप देखें कि चीजें जो है तेजी के साथ नीचे गई। इमरान खान मतलब है कि भाई उनको, मैं नहीं कह रहा कि बहुत आइडियल तरीके से चला रहे थे, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन मार्क्स थे, लेकिन जिस माजी में पीपुल्स पार्टी ने अपने 5 बरस पूरे किए, नून लीग ने अपने 5 बरस पूरे किए, उससे पहले पीएमएल ने पूरे किए। आपने मतलब है जब पीटीआई के साथ ये नहीं होने दिया, और फिर आप जो है मतलब है कि आप ये देखें कि उसको कौमी असम्बली मार्केट चलती है इत्तेमाद पर, हमारी यहाँ कौमी असम्बली में 120 से ज्यादा लोग नहीं बैठ रहे जाकर। आप समझने की बात है, एक नामुकम्मल कौमी असम्बली है, कैसे लोग जो कानून साजी ये कर रहे हैं, वो ये अपने खानदान के फायदे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कोई आपके लिए, अवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं की, उन्होंने नैब के कानून। अनफॉर्चुनेटली जो भी हुकूमतों में फैसले होते हैं, हमें अंदाजा है, और आप चूंकि इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी बेहतर है कि ये सिर्फ अपनी रिलीफ के लिए या अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए किए जाते हैं। अवाम के मफाद में सोचने लगते तो आज शायद इस मुल्क के ये हालात ही ना होते। आमिर साहब, क्विकली एंड में मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर एक बार कहा है कि जो हुकूमत पॉलिसीज अपना रही है पेट्रोल को लेके, या ओवरऑल जो IMF के साथ हमारा मुआहदा है, ये सही फैसले नहीं है, इसका आइंदा आने वाले दिनों में नुकसान होगा। आपको लगता है कि ये दुरुस्त फरमा रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब? देखिए, एक तो ये बात की कमाल कर रही है कि मुफ्ती इस्माइल साहब की नून लीग में आपको 2 सोचें नजर आएंगी। एक वो सोच है जो सागदार की सोच है, नवाज शरीफ की सोच है, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं। मिफ्ता जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी करते हैं, मिफ्ता समझते हैं कि जनाब हमें पॉपुलर मेजर्स नहीं लेने चाहिए,
और हमें दुरुस्त इक़दाम करने चाहिए। डार साहब जो शोहरत रखते हैं और इसलिए मुफ्ता जो है वो इस्लाहात की भी बात करते रहे और मुफ्ता साहब ने बड़े सख्त फैसले किए और बड़े जुर्रतमंदाना फैसले थे क्योंकि कोई चॉइस नहीं था आपने। डार साहब जो इनकी शोहरत जो है वो इस्लाहात के फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं है, बल्कि ये जो है ये विंडो ड्रेसिंग करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि जिसके अंदर लगे कि मईशत ठीक हो रही है। और ये हमेशा मतलब है कि लोगों को डांट डपट के हाथ तोड़ के वो कोशिश करते हैं कि यूपी को संभाल ले, फला कर ले, लेकिन इसकी आगे चल के कीमत बहुत बड़ी देनी पड़ेगी। और ये मुफ्ता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, माजी में आप देखें जब इससे पहले डार साहब थे वो मईशत को बिल्कुल गुटियों लगा कर गए थे। इन्होंने ये नोन फॉर फजिंग, नंबर्स का हेर फेर करते हैं। तो बात ये कि जो इकदाम या तो आप करें कि जी आप इतनी जरूरत हो कि आप IMF के प्रोग्राम से अलग होकर आप इस्लाहात करें, लेकिन जब आप IMF का हिस्सा हैं तो आपको उन इस्लाहात पर अमल भी करना पड़ेगा उस प्रोग्राम के तहत। या तो आप कोई और बंदोबस्त करें, वो दूसरा बंदोबस्त हो नहीं रहा है। ये लोग जस्ट दे आर बाइंग टाइम, इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई सिम नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। दे आर बाइंग टाइम, लेकिन एट द एंड वही बात है कि अगर ये फैसले इसी तरह से चलते रहे और सियासत में स्टेबिलिटी ना आई तो इसका नुकसान सिर्फ आवाम को होगा। थैंक यू आमिर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आमिर जावेद साहब तजिया दे रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब आपकी मुलाकात हम करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। पाकिस्तानी बॉक्सर अब्दुल्ला शकील चानियो से आपकी मुलाकात आज हम करवाने वाले हैं, जिन्होंने दुबई में मुनक्किदा इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय हरीफ मोहम्मद सुहेब को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है। अब्दुल्ला शकील चानियो के हवाले से आपको बताएं तो इस फाइट के दूसरे राउंड में उन्होंने भारतीय हरीफ को नॉकआउट करते हुए अपनी कामयाबी पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के नाम की और साथ साथ इस जीत ने जो उनका प्रोफेशनल सर्किट है इस पर नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड को 16 फाइट्स तक पहुंचा दिया है और 16 फाइट्स कंसेक्यूटिव अब्दुल्ला शकील ने जीती हैं और इसके साथ साथ 11 इसमें बिल्कुल नॉकआउट फाइट्स हैं। दूसरी जानिब जो फाइटर थे इंडियन मोहम्मद सुहेब, उनको प्रोफेशनल सर्किट में तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, यानी 17 में से 14 मुकाबले वो जीतने और तीन शिकस्त उन्हें हुई है। इस हवाले से मजीद हम अब्दुल्ला शकील चानियो से ही जानते हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? अच्छा अब्दुल्ला, सबसे पहले को मुबारकबाद और अपने इस चैंपियनशिप में जो आपने हराया अपने इंडियन ओपोनेंट को, कैसा लगा इंडियन ओपोनेंट को हरा के? वैसे भी चूंकि हम मैच भी जब जीतते हैं इंडिया से तो हम वैसे खुश होते हैं, आपने तो फिर किक बॉक्सिंग में हराया। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल डेब्यू किया और मुझे बहुत खुशी हुई। ये मेरी पहली इंटरनेशनल फाइट थी और अगेंस्ट इंडिया के लिए, मतलब मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं बाहर की कंट्रीज़ में। सो ये पहला स्टार्ट हुआ है मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विक्ट्री पाई। कैंप किया, 3 महीने की ट्रेनिंग थी मेरी अच्छी, तो अल्लाह का शुक्र ट्रेनिंग में और फाइट में विन हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो ऑब्वियसली किक बॉक्सिंग, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो इस स्पोर्ट को, हम बॉक्सिंग की बात किस तरह से डिफरेंट है और इसके साथ साथ जो आपने स्टार्ट किया, किस एज में स्टार्ट किया आपने? मैंने स्टार्ट किया, देखिए मेरी जो फैमिली है सारा बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स से। सो माय फादर वाज अ नेशनल चैंपियन, मल्टीपल टाइम नेशनल चैंपियन 6 टाइम्स, एंड माय अंकल मास्टर जमील अहमद चांडियो। तो ये दोनों फाइटर्स थे। मेरा बड़ा भाई हाजिर चांडियो। तो मतलब इसी को मैं देखता देखता आगे गया और मैंने कॉपी किया इनको कि मैं भी आगे जाऊं और लेगेसी को आगे बढ़ाता हुआ मेरे दिल में ये आया कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा और पाकिस्तान के नाम टाइटल जीतूंगा। और आपने ऐसा किया भी अब्दुल्ला, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये जो मुकाबला था आपका किस राउंड्स में था, कितने राउंड्स थे इसमें, और आपने जब इसको विन किया और ये जो फाइट थी आपके लिए कितनी चैलेंजिंग थी? ऑब्वियसली हर प्लेयर का जो स्किल है वो बड़ा डिफरेंट होता है, उसका फोटे बड़ा डिफरेंट होता है, इसके हवाले से भी बताएं आप। देखिए मेरी ये फाइट बहुत हार्ड टफ फाइट थी क्योंकि इसके लिए मैं पहले दुबई में गया 3 महीने पहले और कैंप किया। मेरी फाइट थी अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन। ये फाइटर थाईलैंड में गया और वर्ल्ड चैंपियन बन के आया और इसकी 70 प्रो फाइट्स थी, मतलब इसमें ये 6 लॉस किया है, पाकिस्तान भी जीता था और ये नॉकआउट आर्टिस्ट था। लेकिन मेरी मेहनत ज़्यादा थी और मेरा जज्बा ज़्यादा था
और इसी वजह से मैंने इसको सेकेंड राउंड में नॉकआउट किया। जबरदस्त। तो अच्छा, किस तरह की स्किल सेट चाहिए होता है इसमें? जो आप किक बॉक्सिंग की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो स्किल है या जो ट्रेनिंग है वो किस तरह की होती है किक बॉक्सिंग को लेकर? आपने तो कहा कि आपकी फैमिली में सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑब्वियसली आप लेगेसी को आगे लेके जा रहे हो, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से भी बताओ। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से अभी बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब पहले फाइट्स नहीं थी, लेकिन आने वाले 3-4 फाइट्स जो हुई हैं, मतलब फाइटर्स बहुत मिल रही है। मतलब इस चीज़ पे लोग फोकस कर रहे हैं और ये हम बहुत लकी हैं इस चीज़ में कि अभी इसमें फोकस हो रहा है। पहले इतना फोकस नहीं था इस चीज़ में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी लोग आ रहे हैं, इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और जगह जगह फाइट्स हो रही हैं। लेकिन हमें ऐसी और फाइट्स चाहिए कि पाकिस्तान में जितना, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैलेंट है, यहाँ के बहुत टैलेंटेड फाइटर्स हैं, मैं हूँ, बहुत से फाइटर्स हैं, तो ये सब आगे उभर रहे हैं। मतलब इनको बस मौके की तलाश है और मौका मिले। से मुझे मौका मिला, इंटरनेशनल डेब्यू किया मैंने, तो सोचे इस तरह के कितने फाइटर्स होंगे पाकिस्तान में जो इनको चांस नहीं मिला अब तक और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में डेब्यू करें। अच्छा, ये बताओ, ऑब्वियसली जो कैंप्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपकी तो फैमिली में इस तरह का एक ट्रेंड है, ऑब्वियसली आपकी फादर की भी आपने बात की, अपने भाई की भी बात की। अब कैंप्स किस तरह से लगते हैं आप लोगों की ट्रेनिंग किस तरह से होती है? क्या वो प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती हैं आप लोगों को? क्या आप लोग, अब जिस तरह आप दुबई गए हो, बहुत सारे और प्लेयर्स को चांसेस मिले, तो उनकी जो स्किल सेट है या उनकी जो ट्रेनिंग है वो इस तरह की होती है कि वो जाके इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करें या फाइट करें? देखिए, इंटरनेशनल तौर पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक फाइटर का सबसे पहले ये होता है कि उसके पास स्पॉन्सर हो, मतलब उसके पास जिम फैसिलिटीज़ हो, जो यहाँ पर ज़्यादातर नहीं होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी हमें और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और फाइटर्स को यहाँ है कि जैसे मुझे कैंप मिला, मैंने इम्प्रूव किया, तो जितने भी फाइटर्स हैं इनको स्पॉन्सर्स मिले, इनको कैंप मिले और ये बाहर इंटरनेशनल कोचेस के साथ जाके ट्रेनिंग करें, तो इनका माइंडसेट अच्छा होगा, स्किल्स अच्छी होंगी, तो और जाके अच्छे होंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आगे क्या प्लान है फ्यूचर में? कोई ऐसी फाइट जिसका आपको इंतजार हो कि आपने ये फाइट खेलनी है और इसमें जीतना है? जी, जैसे कि मैं अभी पाकिस्तान में नंबर 1 रैंक किक बॉक्सर हूँ, तो मेरा प्रॉमिस है इंशाल्लाह 3 से 4 साल के अंदर मेरा गोल है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं और बड़े प्लेटफॉर्म में बनूं। और कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा फाइटर जिसके साथ आप इंतजार कर रहे हो कि मेरा इससे मुकाबला और मैं इसको हराऊं? अभी तो उस वक्त तक मैंने नहीं सोचा, लेकिन मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है काफ़ी, जो मैं यहाँ लड़ रहा हूँ। BKK, बेयर नकल किक बॉक्सिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स, मतलब ये BKK है, ये रन करें बाय इंडियंस, तो इसमें मिथुन भाई है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अब्दुल रहमान भाई, मतलब ये प्रमोट कर रहे हैं काफ़ी। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किक बॉक्सिंग की पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का हुआ है मैच, और टफ फाइट्स थी इसमें, और सबसे ज़्यादा मतलब 500 फाइटर्स का फॉर्म फिल हुआ। 3 महीने पहले सबके पास फॉर्म है और पहला फाइटर मैं था। एंड यू मेड इट टू द फाइनल्स एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आपने ये चैंपियनशिप जीती पाकिस्तान के लिए। आप जीत पाकिस्तान के नाम की, और सबसे बढ़कर आपने सलाम मुतासरीन को डेडिकेट किया। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला शकील चांडियो, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर फाइट्स। एंड में कुछ कहना चाहेंगे अपने जो एज ग्रुप के बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, आपको आइडियलाइज करते हैं? जी बिल्कुल, मैं वो भी कहना चाहूँगा, बट बिग शाउट आउट टू मिस्टर अजीम भाई, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मतलब पाकिस्तान से उन्होंने सेलेक्ट किया और मुझे बाहर कैंप दिलवाया, और मतलब उनको सब पाकिस्तानी अजीम भाई हैं हमारे, उनकी वजह से सब हुआ ये पॉसिबल। और अपने में मतलब जो मेरी एज के यंगस्टर्स हैं, सबको ये बोलूँगा कि अभी हमारे पास प्रोफेशनलिज्म आ चुकी है, हम फाइटर्स हैं, अच्छे हैं, टैलेंट है, बस हमें ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, डेडिकेटेड रहना है, पैशन के साथ खेलना है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अब्दुल्ला चांडियो हमारे साथ मौजूद थे। दुबई में मुनक्किद जो इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो जीत कर आए, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आपने फ्रेम में देख लिया है कि किस तरह से हमारे आगे जो है इतने ज़बरदस्त
आर्ट पीसेस पड़े हुए हैं और वो किसके हैं। बेसिकली अगर आप किसी ऐसे शोबे में तालीम हासिल करें जो मार्केटिंग और फाइनेंस हो, और उसके बाद आपको पता चले कि आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है, जो आपने दबाया था कहीं इस मार्केटिंग और फाइनेंस पढ़ने के चक्कर में, वो बाहर आ गया और फिर आप अपना करियर स्विच कर लें। तो लिहाजा आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी आर्टिस्ट से करवाने वाले हैं, नेहा इब्रार इनका नाम है। बेसिकली ये एक फुल टाइम आर्टिस्ट हैं आजकल तो, लेकिन स्टार्ट इन्होंने बैंकिंग, इन्होंने फाइनेंस और मार्केटिंग से किया, इसमें इन्होंने मास्टर्स किया। उसके बाद अब ये फुल टाइम आर्टिस्ट के तौर पर अपना काम करिए। उनके आर्ट पीसेस आपने देखे, उनसे हम बात करते हैं। वेलकम टू द शो नेहा, कैसे? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नेहा, वैसे तो आर्टिस्ट जब इंसान होता है तो उसको पता होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपने पढ़ा कुछ, लेकिन उसके बाद अपने आर्ट पे शिफ्ट किया, ये स्विच कैसे या शिफ्ट कैसे आया? जैसे आपने कहा कि हाँ पता था मुझे शुरू से ही, तो बचपन से ये था कि इंटरेस्ट तो था ही आर्ट्स में, बट ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से मैं थोड़ा सा चली गई मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, कि पाकिस्तान में रहना है, थोड़ी स्टेबल इनकम भी चाहिए, तो ज़रा बिजनेस साइड पे जाते हैं। बट उसके बाद एक होता है ना आपके अंदर एक, आप पैशनेट किस चीज़ के बारे में हो, आप बने किस चीज़ के बारे में हो, तो वो आई ऑलवेज थॉट कि ये एक आर्ट साइड मेरी है जो मैंने एक्सप्लोर करनी है और इसमें मैं ज़्यादा अच्छी भी हूँ, तो वो फिर मैंने अपना करियर शिफ्ट बाय हार्ट किया ना। हमने आपके कुछ आर्ट पीसेस तो देखे, लेकिन बताइएगा किस तरह की आर्ट आप करती हैं? ऑब्वियसली ये पेंटिंग है, किस तरह की पेंटिंग्स आप ज़्यादा प्रेफर करती हैं और आपको पसंद क्या है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है पोर्ट्रेट्स बनाना, और स्टिल लाइफ भी मुझे पसंद है जिसमें थोड़ा सा फ्लावर्स एस्पेक्ट होता है। तो शुरू मैंने किया था बेसिकली पोर्ट्रेट से ही। कोविड का टाइम था वो, जब मैं ग्रेजुएट होने वाली थी और लॉकडाउन हुआ था। तो उसमें बेसिकली मुझे एक टाइम मिला था जिसके अंदर मैंने एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी पे मैंने सोचा कि कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते हैं। तो उन पोर्ट्रेट्स में मैंने अपनी सेल्फ सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर मैंने अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाए थे और इंट्रोस्पेक्शन की थी, मैं कैसी हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, ये सब कुछ। तो वो मैंने पेंटिंग्स बनाई थी। सही। अब वो पोर्ट्रेट्स बेसिकली अभी भी मैं वो उन पे, जैसे आपने ये भी सारे देखे होंगे, अब ये पोर्ट्रेट्स थोड़े से मैं इस तरह से दिखाती हूँ जिसके अंदर सोसाइटी में एज अ वुमन मेरा क्या रोल है, मतलब सिर्फ मेरा नहीं, बाकी भी जो ख़वातीन हैं, जो हम फील करते हैं, जो हमारी लाइफ है उसके ऊपर। तो बेसिकली अब मैं ज़रा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे पोर्ट्रेट, यानी आप उन इश्यूज को टारगेट करती हो जो ख़वातीन रिलेटेड होते हैं स्पेसिफिकली, राइट? जी बिल्कुल। सो आपने क्या फील किया? ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है और आप में मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, आप चीज़ों को बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करते हो। सो आप अभी तक आपकी पेंटिंग्स के अंदर किस तरह के इश्यूज को आपने हाईलाइट किया है? अभी तक मेरे इस तरह के सारे इश्यूज हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास ये सामने एक ये सबसे बड़ी वाली पेंटिंग है, तो इसमें मैंने वुमेन को ब्यूटिफाई करने की कोशिश ज़रूर की है, जिस तरह से एज सोसाइटी देखती भी है, बट इसके इर्द गिर्द मैंने थोड़े से सिम्बल्स के तौर पे डेड फ्लावर्स यूज़ किए हैं। तो वो उनमें कोई कलर नहीं है, लाइफ नहीं है, तो इसका नाम भी मैंने रॉटिंग लाइव्स रखा था। तो बेसिकली उन फ्लावर्स से मैं शो कर रही हूँ कि जिस तरह से सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है, जिस तरह से थोड़ी पेट्रियार्कियल सोसाइटी भी है हमारी, तो उसकी वजह से एज अ वुमन आपको थोड़ा सा जिस तरह से आप फील करते हो, जिस तरह से आपकी लाइफ हो जाती है, तो उस तरह से उसको आपने पोर्ट्रेट किया। अच्छा, नॉर्मली बड़ा ये हमारा कॉन्सेप्ट मुझे भी खुद होता है कि एक पेंटिंग जब आप बनाने लगते हो, ऑब्वियसली उसका थॉट प्रोसेस बड़ा डिफरेंट होता है। कितना टाइम लगता है एक अपने आइडिया को कैनवस पे उतारने के लिए? अच्छा, आइडिया जो होता है ना, वो मुझे बहुत एकदम से आता होता है। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप सोने से पहले बस आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है, चलते फिरते आपको एकदम से क्लिक बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो छोटा मोटा, तो आपको एकदम से आइडिया आ जाता है। बट उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है, वो ज़रा टाइम टेकिंग और लेंथी प्रोसेस है, कि वो आइडिया तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है अगर हम एक स्पेसिफिकली एक पेंटिंग? फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ी पेंटिंग है तो उस पर वीक भी लग सकता है, 2 वीक्स भी, मंथ भी लग सकता है। ओके। अगर छोटी से छोटी पेंटिंग है तो उस पर 3, 4, 5 डेज इस तरह से डिपेंड करता है। ठीक हो गया। बहुत सारी पेंटिंग्स हम देख रहे हैं आपकी, आपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स के हवाले से तो बताया, आपने नुसरत फतेह अली खान साहब का भी कुछ बनाया। अब तक ऑब्वियसली सारा कुछ आप दिल से बनाती होंगी, हमें यकीन है, लेकिन कोई ऐसी फेवरेट चीज़ जो आपकी फेवरेट आर्ट पीस जो आपको लगता है कि मेरे दिल के बहुत करीब है?
यहाँ पे ही सामने ही पड़ा है एक ये जो रेड से जो मैंने जिसमें थोड़ा सा दिखाया है मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट ही है और इसके अंदर अगर आप बहुत क्लियरली इसको देखेंगे ना तो ये एक कोलाज वर्क है जिसके अंदर मैंने सादत हसन मंटो के सारे कोट्स के साथ अपना पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। तो अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे आपको वो सारे उसके कोट्स नजर आएंगे और वो भी सारे वुमेन रिलेटेड हैं, वो सारे वुमेन इश्यूज पे हैं। कोई मैसेज नेहा इन पे? अब बहुत सारे यंग आर्टिस्ट आपको देख रहे होंगे और आपसे डेफिनेटली कुछ टिप्स कुछ आइडियाज लेना चाहते होंगे, कोई मैसेज देना चाहो? कैमरा इज ऑल योर्स। सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये सोचा कि स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, आर्ट छोड़ के बिजनेस करते हैं, तो हमेशा से मुझे ऐसे लगता है हर बच्चा अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक टैलेंट उसको एज बाय बर्थ होता है। कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप अच्छे होते हो, तो वो ये नहीं देखना चाहिए कि आप माहौल क्या कह रहा है, सोसाइटी क्या कह रही है, मुल्क क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपने दिल की सुननी चाहिए, आप किस चीज़ में अच्छे हो और पैशन को परसू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। 2023 में नेहा बता रही थी उनका एग्जीबिशन का है, सो वी विश हर वेरी बेस्ट ऑफ लक। नेहा अब्रार हमारे साथ मौजूद थी। नेहा, कोविड के अंदर आर्टिस्ट इनके जो अंदर छुपा हुआ तो बाहर आया है, तो आपके अंदर भी कोई क्रिएटिविटी है, रिलक्टेंट ना हो, अपनी क्रिएटिविटी को अपने पैशन को परसू करें, जो करना चाहते हैं जिंदगी में वो जरूर करें, रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सानिया कारसाज के हवाले से, जिसको 15 बरस बीत गए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब ने कहा है कि सानिया कारसाज की बरसी पर जलसे की बजाय कुरान खानी होगी, जबकि अगर हम इस कारसाज के हवाले से बात करें, सानिया कारसाज के हवाले से, तो साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो आज के रोज़ 8 बरस बाद कराची पहुंची थी, तो जयालों ने शानदार इस्तकबाल किया उनका। कारसाज के मुकाम पर इस्तकबाली जुलूस पर बम धमाका हुआ, जिसमें 177 अफराद जाँ बहक हुए थे और 600 से ज़ायद जख्मी हुए थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से हम बात कर रहे थे। आज उन्हीं की जब उनका कराची में इस्तकबाल किया गया, 8 साल बाद वो वतन वापस लौटी थी, तो जिस तरह से जयाले उनका इस्तकबाल कर रहे थे, कारसाज के मकाम पर एक ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में जो है काफ़ी अफराद 177 अफराद के हवाले से हमने आपको बताया जाँ बहक हुआ। इस हाने को जो है तकरीबन 15 बरस बीत चुके हैं और ऑब्वियसली ये एक बहुत अफसोसनाक दिन था, बहुत सारी जानों का ज़िया भी हुआ। और सईद गनी साहब के हवाले से, जिससे मैंने पहले मेंशन किया कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा ने कहा कि हम जलसे की बजाय कुरान खानी का एहतमाम करेंगे। ऑब्वियसली वो दिन है जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वापस आई थी वतन और उस कारसाज के मकाम पर ब्लास्ट हुआ, जिसको 15 बरस बीत गए हैं। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे। बढ़ेंगे जी, अब बारी हमारे सेगमेंट साइंस इन टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं पोटोहार में नए डैम्स बनाने के लिए जो 35 जगह हैं उनके हवाले से बता रहे हैं कि वो जगह कौन सी हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट साइंस इन टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस इन टेक। आबी वसाइल के हवाले से बात करनी है छोटे डैम्स का पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान के अंदर, और सैलाब जो है उससे छोटे डैम्स बचा सकते हैं, बड़े डैम्स बचा सकते हैं। ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब के साथ हमने एक सेगमेंट किया था जो कि बलूचिस्तान के डैम्स के हवाले से था। बलूचिस्तान में जो डैम्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें भट्टू साहब भी उसका हिस्सा थे और इस हवाले से बलूचिस्तान के डैम्स पे हमने बात की थी। पाकिस्तान में जो बारिश का पानी है बतौर वसीला, उस पर भी बात की थी। और इन तमाम मौज़ूआत के बाद हालिया दिनों में ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब की एक असाइनमेंट ये थी कि पोटोहार जितना भी रीजन है उसके अंदर छोटे डैम्स का किस कदर पोटेंशियल मौजूद है, कितने नंबर ऑफ़ डैम्स बन सकते हैं। इस हवाले से उनका एक प्रोजेक्ट था जिसके हवाले से ये पिछले 1-1.5 महीने में फील्ड में थे और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भट्टू साहब जब भी आप आएँ तो आप ज़रूर आइएगा एक्सप्रेसो में, ताकि हम आपसे पूछें कि पोटोहार में मज़ीद कितने डैम्स बन सकते हैं, क्या सूरत हाल है और आइंदा सैलाब के हवाले से ये कितना बड़ा पेशगामा साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। मुझे लग ऐसे रहा था आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे आप अपडेट कर रहे थे, आप बिल्कुल एक खाना बदोशी किसी ज़िंदगी आपने गुजारी है पिछले 1 महीना 1.5 महीना, और बहुत सारे नालों में और मुख्तलिफ जगहों पे आपकी टीम जो है वो काम कर रही थी। आप वापस आ चुके हैं। अब बताइए कि पोटोहार जो है, मतलब हम उसको वैसे तो देखते हैं तो वो कट्टी फट्टी सारी जो ज़मीन है, हमें तो ऐसे लगता है जैसे ये भी, इसमें भी पोटेंशियल है, यहाँ पे भी डैम बन सकता है। आपका ये जितनी भी स्टडी है वो क्या कहती है?
जी, पोटोहार का जो रीजन है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्पेशल अलहदा इदारा बनाया हुआ है जिसे स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक और है। ये 1970 से है। पिछले ठीक है। 50 साल में इस इदारे ने पोटोहार में टोटल 57 डैम्स जो हैं वो बनाए हैं। 70 सालों सॉरी 50 सालों में तकरीबन। जी, 50 सालों में इन्होंने 57 डैम्स बनाए 57 हैं डैम्स, ठीक है। और 13 डैम्स ऐसे हैं जिन पे काम हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ इस इदारे का एक काम है कि फ्यूचर के लिए भी ये पोटोहार के अंदर मज़ीद अगर कोई पोटेंशियल है तो उसको तलाश करके मुनासिब डैम साइट्स और वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन करवाता रहता है। उस सिलसिले में इस इदारे ने पिछले दिनों हमें एक इनवाइट किया था कि आपकी टीम आए और जो इनकी पोटेंशियल साइट्स हैं उनका विज़िट करके उनमें से जहाँ पे डैम्स पॉसिबल हैं और जो वायबल हैं, इकोनॉमिकली भी टेक्निकली फिजिबल हैं, ठीक है। वो साइट्स बताए जाएँ। तो उस सिलसिले में कोई हमने पूरे जो पोटोहार रीजन के चारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके मुतअद्दिद जो स्ट्रीम्स हैं, नदी नाले हैं, पूरा एक नेटवर्क है, उसका विज़िट किया है। तकरीबन 30-35 साइटें हमने विज़िट की हैं और उन 30-35 साइटों को हर हवाले से पानी की अवेलेबिलिटी के लिहाज से, स्टोरेज के पोटेंशियल के लिहाज से, ज़रूरत के लिहाज से, इरीगेशन के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए एसेस किया है। और ये हमारा एक प्रिलिमिनरी टाइप का रिकॉनिसेंस था और इसके बाद ज़ाहिर है इन 30-35 में से जो मुनासिब साइटें होंगी वो रैंकिंग करके फिर हम उनके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। अच्छा, आप जो मुख्तलिफ नाले आपने विजिट किए, पोटोहार में बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो कि पूरा साल बहते रहते हैं, जिस तरह नाला अनकड़ है या कबीर है या द्राबी नाला है। अच्छा, ये आप मुझे बताइए, ये जो पानी की मिकदार आ रही होती है वो आपने देखा होगा बड़ा, क्या वो इतना है कि मतलब बारिश के अलावा भी उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो काफ़ी सारा पानी स्टोरेज हो जाए, या वो बहुत कम है पानी? जी, जो कुछ नाले ऐसे हैं जैसे गंभीर की आपने बात की, उसमें पानी काफ़ी होता है, खैर तकरीबन सारा साल वो चलता रहता है। अनकड़ में भी चलता रहता है? अंकड़ में भी चलता रहता है। कुछ नाले ऐसे हैं कि जिसमें सारा साल पानी थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, लेकिन बारिश के दिनों में वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे नालों में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि जिनमें पीरियड फ्लो जिसे हम कहते हैं कि जो सारा साल चलने वाला फ्लो हो वो हो, और प्लस बारिश का। और खुसूसन गंभीर का देख के तो हमारा ख्याल था कि इस पर बहुत पहले डैम बन जाना चाहिए था। अच्छा। वहाँ का पानी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नाले हैं कि जो सीजनल हैं, जहाँ पे बारिश के दिनों में पानी होता है लेकिन बारिश के अलावा नहीं होता। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जैसे आप झेलम या रावलपिंडी साइड पे चले जाएं, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। हाँ जी, बिल्कुल। चकवाल या तलागांग और पिंडी गेब इस साइड पे हम आएँ तो बारिश कम होती है। तो ये एक नेचुरल पैटर्न है। अब उसमें ज़ाहिर है इन इलाकों में जो नाले हैं वो पीरियड नहीं है। तो लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ऐसे नाले हैं जो बहुत ज़्यादा एरिया से पानी ड्रेन करके ला रहे हैं, तो उनमें पोटेंशियल ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। तो जो 30-35 आपने मुजवज़ा साइट्स देखी हैं उसमें नाला अनकड़ की भी कोई साइट है? जी, अंकड़ के ऊपर। अच्छा, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इस हवाले से कि मेरा गांव जो है उसके किनारे पे वाक़ है, उसमें है। जी जी, उसमें है और वो बड़ी प्यारी साइट है। किस जगह? हमने देखा है ये जो टमन है उससे पहले 3-4 किलोमीटर पहले जो है साइट आ जाती है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन ज़ाहिर है आपको जो हम डिटेल सर्वे करेंगे उसके बाद हम इसको। अच्छा, 3-4 किलोमीटर जो है वो किस साइड पे? जब आप इधर से जा रहे हैं तलंगंग वाली साइड से, टमन की ब्रिज पे हैं, अब आप एक साइड लेफ्ट और एक राइट है जी, ब्रिज सॉरी लेफ्ट से 3-4 किलोमीटर ऊपर जिधर से पानी आ रहा है। अच्छा, ये हमारे गांव की तरफ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप। अच्छा, इसके अलावा जो है ये और जब हम देखते हैं, क्योंकि आपकी तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ और उन चीज़ों को आप देखते होंगे, जनरली हम जब पोटोहार रीजन को देखते हैं तो हमें लगता है जैसे सैकड़ों डैम्स बनाने का पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है बेसिकली। जी, असल में डैम के लिए मिनिमम 3 से 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो है पानी की अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी। दूसरे नंबर पे होता है मुनासिब जगह कि जहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ भी हो ज़मीन में कि उसके ऊपर एक डैम बनाया जा सके और स्टोरेज भी पीछे इतनी बन सके। और तीसरी चीज़ होती है आगे डिमांड, उस पानी की इस्तेमाल एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, किसी भी पर्पज़ के लिए। चौथा ये है कि ज़ाहिर है वो एनवायरमेंटली, सोशली भी एक्सेप्टेबल हो। तो इन चारों का कम्बिनेशन मिलके ही कोई एक साइट को पोटेंशियल बनाता है। बहुत सारी साइटें ऐसी होगी जहाँ पे डैम्स बनाने के लिहाज से तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन उनमें पानी की कमी हो, इतना पानी ना आ रहा हो, और कहीं भी अगर पानी और वो स्टोरेज अवेलेबल है तो हो सकता है अगर इस्तेमाल की जगह बहुत दूर हो जो कि वायबल ही ना हो। यानी 4-5 फैक्टर्स हैं। तो आप ये बताइए कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल पोटोहार में, और मैं अपनी रीजन की अगर बात करूँ, तलंगांग है, अट्टक है, पिंडी गेब है, इन इस तमाम रीजन में जो वाटर टेबल है वो काफ़ी नीचे है। यानी हम तकरीबन 300 फुट से नीचे पानी लेके आ रहे होते हैं।
ये जो छोटे डैम्स हैं इसका उस वाटर टेबल की रिचार्जिंग के वाले से भी कोई होगा? जी, इनका बहुत सिग्निफिकेंस होगा। जी ये बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं वाटर टेबल रिचार्ज के हवाले से, क्योंकि अभी इस विजिट में कुछ हमने एग्जिस्टिंग डैम्स भी विजिट किए हैं जस्ट टू लर्न अबाउट। तो उसमें कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग डैम्स हैं कि जिनके बनने के बाद जो इर्द गिर्द के देहात हैं वहाँ पे वाटर टेबल काफ़ी ऊपर आ गए। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। और ये अभी 30 से 35 साइट्स आपने ओवरऑल बताई हैं, और इसमें डेफिनेटली वो चकवाल में कुछ होंगी, कुछ लगांगा टक और मुख्तलिफ जगहों पे होंगी। तो ये जनरली ये कितनी टाइम लेता है ये तमाम, मतलब अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, बट ये ओवरऑल ये आपने क्योंकि काफ़ी सारे डैम्स का आप असर है, बलूचिस्तान में डैम्स का, और ये तमाम प्रोजेक्ट्स बड़े प्रोजेक्ट्स का असर हैं, जनरली बहुत ही इब्तदाई सतह पे जो सर्वे होता है उससे लेके एग्जीक्यूशन तक ये तकरीबन कितना टाइम पीरियड होता है? ये कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत कम है जी। ये तो बहुत ये ज़बरदस्त। अगर इसी स्पीड से काम हो, मतलब क्योंकि पहला फेज होता है प्रिलिमिनरी, उसके बाद डिटेल सर्वे होते हैं, फिर डिटेल डिज़ाइन होते हैं। डिज़ाइन के बाद गवर्नमेंट का एक प्रोसेस होता है कि PC1 अप्रूव होता है। जिस प्रोजेक्ट का PC1 अप्रूव हो जाए फिर वो कंस्ट्रक्शन फेज में चला जाता है। तो इट डिपेंड्स कि वो PC1 की अप्रूवल का टाइम कब आता है, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली स्टार्ट हो जाती है। मुझे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये नाजरीन कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 की बात है, उस वक्त पाकिस्तान में जो पर कैपिटा वाटर की जो अवेलेबिलिटी थी वो 5000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन थी, और जो कि कम हो के अब 1000 पर पर्सन से भी नीचे आ चुकी है पर ईयर। और ये बिल्कुल वो जगह है जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा ये कहता है कि इस तरह के ममालिक जो हैं वो कहत साली का शिकार ममालिक जो हैं उनकी फहरिस्त में आपको ले आता है। और ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज है, सैलाब है, और दूसरी तरफ पानी की कमी जो है उसका बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमें दरपेश है। और इस तरह के डैम्स बनेंगे तो, और इस तरह के बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे और मामलात हैं, बहुत सारे और इस तरह के इक़दामात उठाए जा सकते हैं कि जिसके बाद कम से कम हम आने वाली नस्लों के लिए पानी महफूज करें, क्योंकि इस वक्त जब हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद आने वाली नस्लों का ही कर रहे हैं। तो ये हमारा ही काम है कि उनके लिए बंदोबस्त करके जाएं। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं। हमने स्टार्ट में मौसम की तब्दीली के हवाले से तो बात की। वैसे तो मौसम सरमा का हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है, और हम पूरा साल में तो मुझ समेत बहुत सारे लोग वेट करते हैं, लेकिन मौसम अपने साथ जो है ये बहुत सारी सौगात भी लेकर आता है। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम आज जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो स्किन रिलेटेड इशूज़ को करेंगे। इसके साथ साथ डैंड्रफ के बहुत सारे लोगों को मौसम सरमा में मसाइल हो जाते हैं। अब नज़ला ज़ुकाम खांसी को तो आप साइड पे कर देंगे, तो है ही इस मौसम की सौगात, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी स्किन रिलेटेड डैंड्रफ है क्यों होती है, वजूहात क्या हैं, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, अगर हो गई है तो ट्रीट कैसे किया जा सकता है, किस तरह की आपको शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइज़र किस तरह का यूज़ करना है, इन सारी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर कंवल जवाहर हमारे साथ हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कंवल एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक डॉक्टर कंवल। सबसे पहले तो अब चूँकि सर्दियों का मौसम आएगा, बहुत सारे इशूज़ भी आएंगे साथ। क्या क्या मसाइल होते हैं नॉर्मली वेदर चेंज के साथ, अगर हम स्किन रिलेटेड और डैंड्रफ को स्पेसिफिकली अगर हम टारगेट करें तो? देखिए, जैसे मौसम चेंज होता है ना, वेदर के चेंज होने के साथ, क्योंकि अब मौसम में सरमा आ रहा है, तो जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो ड्राइनेस सबसे पहला जो हमारे पास पहली कंप्लेन आती है ना, वो ड्राइनेस की आती है कि ड्राइनेस हो गई है, हाथ पाँव खिंचना शुरू हो गए, चेहरा जब हम सुबह उठ के धोते हैं तो ऐसा लगता है स्किन खिंची खिंची है ना, और उसी की वजह से फिर फर्दर जितने भी मसले मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। ड्राइनेस की वजह से अगर हम स्किन रिलेटेड इश्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले एक्जिमा हमारे जहन में आता है। ड्राइनेस होगी, आप इचिंग करेंगे, ड्राइनेस की वजह से इचिंग शुरू हो जाती है। जब आप उस जगह को स्क्रैच करते हैं, खारिश करते हैं, तो वहाँ जख्म बन जाते हैं और वो फिर एक्जिमा की तरफ चले जाते हैं। उसी से रिलेटेड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है। जैसे जैसे ये आता है डर्माटाइटिस, बेसिकली क्योंकि ये मेडिकल टर्म है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आम आवाम की अंडरस्टैंडिंग, आम आवाम के लिए ये है कि वो डर्माटाइटिस बेसिकली स्किन की ही डिजीज होती है। आपको खारिश हो, किसी भी किस्म का स्किन इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन डर्माटाइटिस में आ जाता है। तो एक्जिमा भी डर्माटाइटिस में ही आता है। एक्जिमा जिसे हम आम ज़बान में चंबल कहते हैं, लोगों को बहुत कॉमनली होता है। पाँव से स्टार्ट होता है, हाथ से स्टार्ट होता है, आपके सर में खारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे खारिश हो जाती है। तो उसका मेन जो कॉज है वो ड्राइनेस है। और अगर हम बालों की बात करें तो मेरे ख्याल में सबको ये मसला मसाइल शुरू हो भी चुके होंगे, बिकॉज वेदर चेंज हो गया है। तो सबसे पहले आपको हल्की हल्की इचिंग शुरू होती है।
जब आप इचिंग कॉन्टिन्यूसली इचिंग रहती है तो आप थोड़ा इरिटेट होते हो, उसे देखते हो, कभी ऑयलिंग कर रहे हैं, कभी कोई शैम्पू चेंज कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। फिर अगर माइल्ड सी इचिंग है, कुछ आपको हल्का हल्का फील हो रहा है कि बाल आपके हल्के हल्के से उसके अंदर वाइट वाइट फ्लैक्स बनना शुरू हो गए, दैट इज डैंड्रफ। डैंड्रफ मैं आपको बताऊं कि बेसिकली डैंड्रफ एक फंगस है, मैलसीजिया फंगस होती है और ये खतरनाक नहीं है, कंटाजियस भी नहीं है, यानी कि फैलती भी नहीं है, एक से दूसरे को लगती भी नहीं है, बट जब आपको हो जाती है तो इसे कंप्लीटली रिजॉल्व करना अपनी लाइफ से ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सबसे पहली बात, ड्राइनेस होती क्यों है? जैसे वेदर चेंज होता है, सर्दियों का मौसम आता है तो आपकी स्किन से मॉइस्चर खत्म हो जाता है। जो नमी होती है आपकी स्किन की या स्कैल्प की भी, यानी आपकी जो सर की जिल्द है वो और स्किन इट्स द सेम थिंग, सो उसका मॉइस्चर खत्म होना ड्राइनेस की तरफ जाता है, और जब मॉइस्चर खत्म होगा, ड्राइनेस होगी तो वो डैंड्रफ बन जाएगा। तो किया क्या जाए डॉक्टर कावल? उसके लिए देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मॉइस्चर खत्म होता है तो आपको सबसे पहले मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को, क्योंकि वो जो फंगस मैंने बताया मैलसीज जो के करवाती है डैंड्रफ, वो आपकी स्कैल्प के ऑयल पर ही पलती है, तो उसका खाना वही है। को ऑब्वियसली हम सर की बात करें, इचिंग हो रही है सर को, अब हम शैम्पूज का इस्तेमाल भी करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो ये सर को मॉइस्चराइज किस तरह से ओवरऑल स्किन को? देखें, सबसे पहले अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है, आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्की से इचिंग के साथ हल्के हल्के फ्लैक्स हैं, तो आप घर में ही उसे ट्रीट कर सकते हैं। अपने शैम्पू को एक माइल्ड, जिसमें बहुत कम केमिकल्स हो, आपको पता चल जाता है, आजकल सबको अवेयरनेस है, ऐसा शैम्पू यूज करें जो आपकी स्किन के लिए सुइटेबल हो, जिसमें केमिकल्स कम से कम हो। आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू काफी मार्केट में अवेलेबल है, सल्फेट फ्री शैम्पूज होते हैं। जी एग्जैक्टली, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। आप उन्हें यूज कर सकते हैं, यानी कि ये ओवर द काउंटर चीजें हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो सिवियरिटी की तरफ जा रही है, अब आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को। वो आपको फर्दर बताएंगे कि सबसे पहले मेडिकेटेड शैम्पू आपको एडवाइस करेंगे, नंबर 2 वो आपके बालों के लिए ऑयलिंग, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है, लाइक ऐसे नहीं पूरी रात आपने बालों में ऑयल लगा के छोड़ दिया, देन आपने दो दिन आपने, क्योंकि फिर आपकी स्किन को सांस लेने की जगह नहीं मिलती। अगर आप इतना है तो आप अपने सारे पोर्स को खुद ही बंद कर रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको ऑयलिंग का तरीका बताएंगे कि कैसे ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग के लिए मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो आपने 2 घंटे के लिए लगाना है नहाने से पहले, और सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो ना सिर्फ आपकी स्किन से डैंड्रफ को खत्म करता है, ड्राइनेस को खत्म करता है, बल्कि वो आपकी जो बालों की ग्रोथ है उसमें भी इजाफा करता है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर कावल कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, वो कहते हैं थोड़ा इसकी तासीर गर्म होती है, तो वो उनको नहीं सूट करता। एक्चुअली ऐसा तासीर कुछ नहीं होती गर्म, आप क्या कर सकते हो, उसको बहुत टाइम ना लगाएं, आप सिर्फ उसको 2 आवरली लगाएं। किसी ऑयल में मिक्स भी कर सकते हैं, ऑयल में मिक्स कर सकते हैं आप। कोकोनट ऑयल को मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल के साथ, बादाम के तेल के साथ आप मिक्स कर सकते हैं, प्लस आप उसके अंदर कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं। इन चारों का मिक्सचर बना के और आप उसको नीम गरम करें, उसे अपने सर की जो जिल्द है उस पे लगाएं, 2 घंटे छोड़ें और वॉश करें। इज इट इफेक्टिव कि लोग कहते हैं कि जब आप ऑयलिंग करें तो नीम गरम ऑयल से करें तो वो बिल्कुल इफेक्टिव होती है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपके जो सर की जो स्किन है, जिल्द है, उसमें वेस्कुलेशन अच्छी होती है, उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है। जब वेस्कुलेशन अच्छी होगी तो मतलब आपकी स्कैल्प को अच्छा खाना मिल रहा है। यानी आपको ये हम घरेलू टोटके भी बता रहे हैं, डॉक्टर से भी कंसल्ट करना बता रहे हैं। और मैं घरेलू टोटका एक बता देती हूँ, आप कोकोनट को योगर्ट के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली है, योगर्ट से आपकी डैंड्रफ भी जाएगी, और डेफिनेटली योगर्ट के जो फायदे हैं वो इतनी लंबी लिस्ट है कि हमारा प्रोग्राम खत्म, बहुत फायदे होते हैं। मैं वैसे नॉर्मली प्रैक्टिस करती थी अंडा की जो सफेदी और दही के साथ, दैट इज आल्सो वेरी गुड। आप एग यॉक को निकाल दें, एग वाइट लें, सफेदी लें, उसके साथ आप दही को मिलाएं और हफ्ते में 1 दफा लगा लें। कोकोनट ऑयल मिलाएं, उनको लगा लें, ये दोनों फायदेमंद है बहुत ज्यादा। ये हमने आपको बालों का बता दिया, हम जरा स्किन की जाने बात है। बहुत सारे लोगों को पाँव की स्किन के ऊपर, हाथों पे स्किन पैचेस होते हैं, स्किन उतरना शुरू हो जाती है ड्राइनेस की वजह से, वो लोग क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो वो अपने आप को हाइड्रेट करें, क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं हम लोग, तो जितना ज्यादा हो सके पानी का, जितना हम इंटरनली उसको लेंगे, पानी पिएंगे हम ज्यादा, उतनी ही हमारी स्किन अंदर से मॉइस्चराइज होगी। तो ड्राइनेस में हम 10 to 20%, 30% कमी कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, आपने ये भी एक टोटका बता रही हूँ मैं, लाइक बिकॉज लोग डॉक्टर्स की बातें इतनी गौर से नहीं सुनते, लोग कहते हैं अपने पास ही बुलाएंगे, हमें फाइनली कहेंगे तो आपके यहाँ बैठने का क्या फायदा है। तो मैं इसलिए
टोटका बता रही हूँ, सर्दियों के लिए एक बहुत अच्छा टोटका है। जिनकी स्किन पे फ्लैक्स बनते हैं, ड्राइनेस होती है, स्किन उतरती है, वो आलमंड ऑयल का यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, मैं मरहबा कंपनी की मशहूरी नहीं कर रही, लेकिन मरहबा कंपनी का इसलिए स्पेसिफिकली आलमंड ऑयल में बताती हूँ बिकॉज उससे इचिंग नहीं होती। बाकी किसी भी कंपनी का या कोई भी आप आलमंड ऑयल लेंगे, ब्रांड्स को मेंशन किए बगैर कुछ स्पेसिफिक है ओवर द काउंटर, आप अपना खुद पढ़ के उस पर रिसर्च करें। आप लाइक जाके उसे लें और फिर उस ऑयल को आपने शावर लिया, डेली शावर लेने की आदत बनाएं। डैंड्रफ के लिए भी खास तौर पे मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगी, जो लोग डैंड्रफ जिनको होती है उन्हें डेली शावर लेना चाहिए। अच्छा, डेली जब तक वो शावर नहीं लेंगे उनकी डैंड्रफ कवर नहीं होगी। ठीक है। स्किन के लिए बेहतर ये है कि अगर आपको ओवरऑल ड्राइनेस हो रही है, आपने शावर लिया, शावर लेके आपने अपने आप को सेल्फ ड्राई होने दिया, आपने यूज नहीं करना ये टॉवल या टिश्यू से रब नहीं करना अपनी स्किन को। उसके बाद आधी बाल्टी या आधा टब पानी लेके, साफ पानी, उसमें 2 चम्मच आपने आलमंड ऑयल के डाल देना। ठीक है। देन उसे अच्छे से मिक्स करें और बिल्कुल लास्ट में अपने पूरे सर से पांव तक उसे बहा लें। ठीक है। वो एक बेस्ट टोटका है सर्दियों के लिए। अगर आप इसे लाइफ लॉन्ग भी शामिल कर लेंगे, वो लोग जिन्हें सोराइसिस है, वो लोग जिन्हें एक्जिमा है, अच्छा। वो लोग जिन्हें ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है, वो लोग जो सर्दियों में बहुत परेशान रहते हैं डिफरेंट चीजों की वजह से, लाइक ड्राइनेस, सारे मसले इससे सॉर्ट हो इंशाल्लाह लाइक आपके 50 to 60% ड्राइनेस इससे हल हो सकती है। लवली। डॉक्टर कमल जवाद इतने बेहतर अंदाज में इन्होंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कमल। बहुत जबरदस्त अंदाज में इन्होंने आपको बताया कि बालों की खुश्की को आपने किस तरह से करना है। ये वो चीजें हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन केस अगर कोई सिवियरिटी की जानिब नहीं है तो आप घर पर इन सारी चीजों को यूटिलाइज करें। अगर कोई खुदा ना खासा प्रॉब्लम है तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। लेकिन स्टिल जी, स्किन का ख्याल कैसे रखना है, बालों का ख्याल कैसे रखना है, हमने आपको बता दिया है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए और अब बात करेंगे कुछ वर्ल्ड कप के हवाले से। तो वर्ल्ड T20-22 के क्वालिफाइंग मुकाबले जारी हैं, इस हवाले से भी हमने बात करी। लेकिन उसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप में अपसेट हुआ है इस इवेंट में। वार्म अप मैचेस चूंकि जारी हैं और इस सूरत हाल में नमीबिया ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी और कुल दूसरा वार्म अप मैच हुआ जिसमें स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 42 रन से शिकस्त दी थी। और आज इवेंट में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले में जो होगा जी नमीबिया और नीदरलैंड्स का मैच जारी है और दूसरे मैच में श्रीलंका और यूएई की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। कल पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना मैच खेला, वार्म अप मैच खेला, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। मैच की वजह से बारिश के सबब कुछ देर मैच जो रुका बारिश के लिए, जिसके बाद 19 ओवर्स का खेल हुआ, जिसमें अगर हम ओवरऑल थोड़ी सी बात कर लें, मुकर्रा 19 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए पाकिस्तानी टीम में। जबकि मैच में ओपनिंग बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट दिया गया। शान मसूद और हैदर अली से करवाई गई। शान मसूद और मोहम्मद वसीम की जानिब से जो है सबसे ज्यादा जो कहले रन बनाए गए, जिसमें उन्होंने 39 और 26 रन थे। इसके अलावा हैदर अली भी 18 रन बनाए, शादाब ने 14 बनाए, इफ्तिखार ने 22 बनाए। तो ओवरऑल ये जो टीम को हमने बताया ना ख्वाबे गफलत से जगाने के लिए शिकस्त की एक थपकी मिली है। तो ये तो वार्म अप मैच था, लेकिन आगे जो वर्ल्ड कप का प्रॉपर जो सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें पाकिस्तानी टीम की क्या तैयारी है। शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है, कल उन्होंने भी 2 ओवर्स खेले, तो उनसे हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। ओवरऑल टीम की किस पोजीशन में है। सलीम खालिक साहब हमारे साथ हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिक साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। लगता है आज आपके कंधे पर सारी जिम्मेदारी है। बेशक मेरे कंधे पे जिम्मेदारी है। कुछ इमरान की कमिटमेंट थी तो वो नहीं आ रहे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिम्मेदारी पूरी करूँ। अब आप इसमें मेरा साथ दें और मुझे बताएं कि जो आपने कल वार्म अप मैच देखा है, इसमें शिकस्त तो हुई है, कितनी जरूरी थी शिकस्त और क्या फ्लॉज थे? बाबर और रिजवान को रेस्ट तो दिया गया, लेकिन जो शान मसूद हैं उनके हवाले से या ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी अगर हम डिस्कस करें तो कल का जो मैच था ना, उसको शिकस्त को सवार नहीं करना चाहिए। वो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। वजह ये है कि हमारी जो मेन टीम के जो प्लेयर हैं, बाबर, रिजवान, दोनों नहीं खेले और बैटिंग ऑर्डर भी ज़ाहिर है चेंज हुआ। शान ने ओपनिंग की हैदर के साथ और शान अपने असल पोजीशन पर जब खेले तो एक अलग ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस नजर आया था। असल जो चीज थी वो शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस थी, वो हमें कल देखनी थी। तो 2 ओवर उन्होंने किए पहले और थोड़ा सा मोहतात नजर आया और ज़ाहिर है इतनी बड़ी इंजरी से जब कोई वापस आता है तो मोहतात नजर आता है। लेकिन मुझे अब लगता है अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो खेलेंगे। फिर वर्ल्ड कप का मैच है इंडिया के साथ, तो शाहीन को आते के साथ ही इतने बड़े मैच में हमें उनसे वैसी तवक्कुआत जो है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि
कल के मैच में उनको देख के जिस तरह से लग रहा था कि वो मोहतात हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये इंजरी इतनी खतरनाक होती है कि दोबारा कहीं खुदा ना खास्ता हो गई तो फिर कैरियर के लिए भी मसला बन सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी फील्डिंग बहुत खराब थी। एक मौका तो ऐसा आया कि 2 बॉलों पे 2 कैचेस पे ड्रॉप हुए। फिर अगर किसी हरीफ के आपको छक्के छुड़ाने हैं तो फिर आपको छक्के लगाने भी पड़ते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक छक्का लगाया मैच में, और इंग्लैंड ने देखा आपको कितने 11-12 जितने छक्के लगा दिए थे। तो ये T20 की मैच है, इसमें तो फिर 1-2 छक्के मैच का जो है वो पासा पलट देते हैं। इस तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो सो कॉल्ड पावर हिटर्स हैं वो बहुत कम ही जो है चलते हैं। कुछ बल्कि काफी खामियां नजर आई। होपफुली अफगानिस्तान से जो कल मैच होगा वार्म अप, उसमें वो दूर होगी और इंडिया के खिलाफ। अच्छा, वो यही मैं अगला सवाल करने वाली थी। कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वार्म अप मैच है, और ऑब्वियसली 23 अक्टूबर को जो इंडिया के खिलाफ मैच है उसके लिए हमारी पोजीशन, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी प्लानिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और अफगानिस्तान हमने देखा है पास में बड़ी ज़बरदस्त टीम बन के सामने है, वाकई डराने वाली टीम है वो। अब उनसे भी हमें डरने की ज़रूरत है। सो व्हाट डू यू थिंक कि अफगानिस्तान के साथ मैच जो है वो आइंदा आने वाले मैचेस के लिए भी हमें जो कि तैयारी का एक मौका देगा, अपनी चीज़ों पे काम करने का मौका देगा? बिल्कुल, मैच अफगानिस्तान की टीम अब एक क्रिकेट की मजबूत कुव्वत बन चुकी है, खासतौर पे T20 की। और फिर पता है आपको, पाकिस्तान से जब मैच वो खेलते हैं तो पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है इतना ज्यादा इंटेंस नहीं होता जितना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हो गया। वो लोग बिल्कुल एक सर धड़ की बाजी लगा देते हैं और फिर हारते हैं तो फिर उनका बस नहीं चलता है कि उनका देखने वाला होता है। देखा होगा आपने ना, बिल्कुल ऐसा दुश्मन की तरह हम लोग को क्रिकेट फील्ड में वो लोग ट्रीट करते हैं। तो एक अच्छी बात है, क्राउड तो शायद अलाउ नहीं है मैच में, तो प्रेशर नहीं होगा प्लेयर्स के ऊपर भी। पाकिस्तान को तैयारियों का अच्छा मौका मिलेगा, आखिरी चांस है। यहाँ देख लें आप, मिडिल ऑर्डर को भी, अपने पेस अटैक को भी, शाहीन की भी फिटनेस जांच लें और उस 11 के साथ खेलना चाहिए जिसको भारत के खिलाफ मैदान में उतारा जाएगा। कि जैसे मैंने कहा कि आखिरी चांस है और बिल्कुल हथियार अपने चेक करने चाहिए ताकि इंडिया के खिलाफ जब उतरे मैदान में तो फिर जबरदस्त टीम हो, बिल्कुल तैयार हो चुकी हो। मैच एक अच्छा होगा और दिलचस्प मुकाबला होगा। डेफिनेटली मुकाबला होगा। आपने इंडियन टीम की बात की, पाकिस्तानी टीम को तो चले हम अपने फ्लॉस पे काम कर रहे हैं, इंडियन टीम की पोजीशन को आप किस तरह से देखते हैं? ऑब्वियसली इंडिया ने पिछले कुछ मैचेस में या कुछ सीरीज में देखा बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है। जो थ्रिल इंडियन टीम में हुआ करता था अब वो शायद कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, और पाकिस्तानी टीम के लिए एक प्लस पॉइंट भी है। इंडिया की टीम आपको क्या लगता है कहाँ स्टैंड करती है? इंडिया की टीम नो डाउट अब पहले जैसे नहीं है, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन जब पाकिस्तान से मैच होता है ना तो ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं प्लेयर। अब जैसे मैं आज देख रहा था, विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड है, खासतौर पे जो वर्ल्ड कप वाले मैचेस हैं। और कल जो नेट सेशन हुआ बड़ा दिलचस्प, उसमें एक मंजर नजर आया। 3 नेट थे, एक पे रिजवान थे, एक में कोहली थे और एक में बाबर थे। तीनों प्लेयर जो है बड़े इंपॉर्टेंट है मैच के लिए, संडे के लिए। फिर इंडिया के एक प्लेयर हैं स्काई, यानी सूर्य कुमार यादव, वो जो है बड़ा तेजी से ऊपर आए हैं, बड़ी जारहाना बैटिंग करते हैं। पहले जो पाकिस्तान से मैच होता है उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन उनमें है सलाहियत। तो अगर हम देखें ऑन रिकॉर्ड, अभी जो रिसेंट परफॉर्मेंस इंडिया ने भी पिछले ऑस्ट्रेलिया को हराया, मोहम्मद शमी जो है उन्होंने आखिरी ओवर में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 3 आउट किए, 1 रन आउट हुआ, 4 विकेट गिरी, ऑस्ट्रेलिया जीता, वो मैच हार गया। इत्तेफाक से वही 1 ओवर उनसे कराया गया, एज अ रिप्लेसमेंट वो टीम में आए हैं। उससे भी इंडिया के हौसले बड़े होंगे। उससे पहले वो एक छोटी टीम से हार गए थे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। इसी तरह पाकिस्तान का भी है कि पाकिस्तान टीम जो है न्यूजीलैंड में जीत कर आई है, ट्रायंगुलर से हौसले बुलंद होंगे। तो एक इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त, जैसे मैंने बोला कि स्टार प्लेयर नहीं था, उसको हमें भूल जाना चाहिए। तगड़ी टीमें हैं, जब मैदान में उतरती हैं तो वो सब भूल जाती हैं। अभी जैसे गावस्कर जो है पुराने, उन्होंने कैप दी है साथ में। आपने मोहम्मद शमी का जिक्र किया तो शाहीन अफरीदी को कल उन्होंने भी बड़े मशवरे दिए। उन्होंने उनको, वैसे तो उनकी नॉलेज हम सब करते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी करते हैं शाहीन अफरीदी को, इंडियन प्लेयर्स भी अब डरे हुए हैं। सो कल मोहम्मद शमी ने भी उनको बड़े मुफीद मशवरे दिए हैं शाहीन अफरीदी को। हाँ, लेकिन एक है कि अब अगर इंडिया से मैच होगा संडे को, शाहीन ने 4-5 आउट कर दिए तो सारे इंडियन जो है ना मोहम्मद शमी के पीछे पड़ जाएंगे, फुटे चला के। हाँ, क्या मशवरे दिए थे हमें भी बताएं। बिल्कुल नहीं, दोनों अच्छे अपनी अपनी टीमों के बॉलर्स हैं। शाहीन का जो मुझे जो इशू नजर आ रहा है, सबको पता है, बल्कि वो इंजरी के बाद वापस आए हैं, एकदम से हमें उनसे इतनी ज्यादा तवक्कुआत का बोझ उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। बहुत बड़ा इवेंट है ये, काफी सारे मैचेस आगे होंगे और होपफुली शाहीन परफॉर्म करेंगे, हमारे मेन प्लेयर है। लेकिन साथ में जो दूसरे बॉलर्स हैं, खासतौर पे हारिस रऊफ, वो भी बड़ी तेजी से ऊपर आए और उन्होंने शाहीन की अदम मौजूदगी में टीम की जिम्मेदारी संभाली, फास्ट बॉलिंग की।
तो बॉलिंग अटैक हमारा अच्छा है, मिडिल ऑर्डर में मसले हैं, काफी अरसे से शोर हम लोग सब मचा रहे हैं, लेकिन अब शोर मचाने का टाइम निकल गया, अब इसी टीम को बैक करना है और होपफुली अच्छा परफॉर्म करेगी हमारी। इंशाल्लाह होपफुली अच्छा परफॉर्म करेगी। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिक साहब, बहुत। अब हम इंडिया पाकिस्तान के मैच पे भी आपसे बात करेंगे और जो कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वार्म अप मैच है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अल्लाह करे कौमी टीम भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे और ये जो ट्रॉफी है आए, इसके लिए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चूँकि आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज कराते हैं और एक्सरसाइज के लिए हमारे साथ खुशी है। जी खुशी। आज हम एब्स की एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मैं आपको कुछ नई एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी। एवरी एक्सरसाइज इज़ ऑन द फ्लोर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज गाइड सीटेड नी टक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एज यू पुल द नी टुवर्ड्स द चेस्ट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। Second exercise, you have to go down, diamond sit-ups, feet together, butterfly pose, and lift and breathe out. Breathe in as you go down, breathe out. Guys, breathing is really important for your muscle to contract. जितना breathing अच्छी करेंगे उतना muscle आपका strong होगा. Third exercise is flutter kicks. Point your toes. Breathe out, stomach tucked in. अगर beginner है, आप neck rest कर सकते हो on the floor. And if you're intermediate, तो आप weight use कर सकते हैं with the flutter kicks. Third exercise is spider kicks. On your palms, head to in one line and kick out. Pull the knee outwards. It's for your obliques. And with every kick, you should breathe out. Okay, one more exercise, guys. These are called starfish crunches. It's for your obliques as well. Leg up and arm up. Breathe out as you lift your leg up. Okay guys, last exercise is standing crunches. You need a pair of dumbbells. Just one dumbbell, knee ups. One leg back, and as you lift your leg up, breathe out, dumbbell towards your knee towards your dumbbell, and switch the leg after 15 reps. Guys, you have to do 4 to 5 rounds, 15 reps. After every 6 exercises, we have to rest for 2 minutes. Try these exercises at home. I'll see you guys soon. Take care. थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह हमें एक्सरसाइज बता दी। खुशी बट हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन जाते जाते अभी हम बात करेंगे भारतीय इंतहा पसंदों की। तो उन्होंने तारीखी कुतुब शाही मस्जिद के अहाते में बुत रख दिए। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की मसाजिद पर हमलों की जो मुनज़्ज़म मुहिम है वो जारी है। हैदराबाद दक्कन की बात करें तो उसमें हिंदू इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद की तारीख दोहराने की कोशिश की और तारीखी कुतुब शाही मस्जिद के अहाते में बुत रख दिए। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें हिंदू इंतहा पसंदों को रुकावटें तोड़कर मस्जिद के अहाते में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। और अमरीकी इसके साथ साथ इससे ही रिलेटेड अगर हम बात करें तो भारत की इंतहा पसंदी तो एक तरफ जारी है और जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है वो भी भारत खुलकर करता है। ऐसे में अमरीकी अखबार में शाया इश्तिहार में भारतीय वजीर खजाना समेत 11 आला हुकाम को वांटेड करार देते हुए इन पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। अमरीकी अखबार द स्ट्रीट जर्नल में शाया इश्तिहार में अमरीकी हुकूमत से भारतीय वजीर खजाना निर्मला सीता के हवाले से और इसके साथ साथ जजेस समेत 11 आला हुकाम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। इश्तिहार में लिखा गया जी इंसानी हकूक और तालीम के लिए जो काम करने वाली ये गैर सरकारी तंजीम थी उनकी जानिब से इश्तिहार शाया किया गया और कहा गया कि मोदी सरकार के एहलकारों ने मुखालफिन को दबाने और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में सरकारी इदारों और वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा इस हवाले से इनको करार दिया गया है। तो ये है भारत का असल चेहरा जो दुनिया के सामने मेरे ख्याल से खुलकर सामने आ रहा है और मजीद आना भी चाहिए। इसी नोट पे जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।